हेलो सुबह क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए बिना देरी करते हुए इस सीरीज को लगाते हैं। आपकी डिस्प्ले पहला क्वेश्चन आ चुका है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जो छोटा बड़ा का खा गा घा चा छा जा जा, ये लिपि के चिन्ह ही होते हैं। ये कौन सी लिपि के हैं? आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सी लिपि के हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जा सकता? मतलब उनको स्वर में प्रयोग तो किया जा सकता है पर स्वर में गिनती में नहीं लाया जाता है। कौन कौन सी मात्रा है? यहाँ पर आप देख लीजिए, आ ई, ये स्वर होते हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। रिर, ये भी स्वर होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? बी। ये भी स्वर होते हैं पर इनको गिना नहीं जाता। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11। अगर एग्जाम में पूछे कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की संख्या होती है 13, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। स्वरों की संख्या 11 है, कुल स्वरों की संख्या 13 है। और जिन स्वरों को नहीं गिना जा सकता वो कौन से स्वर है? अंग या आ, अंग और या, ठीक है। तो ये 2 अक्षर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। संस्कृत से हिंदी प्रत्यय मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर देख लीजिए, तत्सम, विदेशी, देशज, अर्ध तत्सम। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अर्ध तत्सम। ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसमें डाला है पीडीएफ में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद होता है? ठीक है, सबसे पहले तो ये पहचानेंगे ये विशेषण है या संज्ञा है या क्रिया है, ठीक है। तो इसे कैसे पहचानेंगे? जैसे हम वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे तुम्हारी निर्धनता, तुम बहुत निर्धनता है, कि क्रूरता, तुम बहुत क्रूर हो। तो ये क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। क्रूरता, सॉरी, तुम्हारी क्रूरता बहुत अधिक है, तो ये क्रूरता। जैसे जहाँ जिस शब्द में प्रत्यय लगाओ, जहाँ ता लगाओ, ठीक है, तो वहाँ संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। जैसे तुम्हारी मनुष्यता मर गई है, ठीक है, तुम बहुत, मतलब तुम्हारी निर्धनता, तुम निर्धनता को नहीं पहचानते हो, ठीक है। तो वहाँ जो है भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, कि तुम निर्धनता को नहीं पहचान रहे हो, तो वहाँ भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा में जो एक ही तरीके कई लोग हों, एक ही तरीके के कई लोग हों। जैसे लड़का, ठीक है, लड़का है, मकान है, पर्वत है, ठीक है। तो पर्वत हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ पर्वत का? जैसे पर्वत कई सारे हैं, एक पर्वत नहीं है, कई सारे हैं। लड़के कई सारे हैं, ठीक है, लड़के कई सारे हैं। मकान भी कई सारे हैं, कई तरीके के नाम हैं उनके। तो वहाँ जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि लड़कों की एक जाति होती है, पर्वत की एक जाति होती है, मकानों की भी एक जाति होती है, ठीक है। चलिए गुणवाचक में क्या होता है? गुणवाचक में जिसकी विशेषता बताई जाती हो, ठीक है, क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती हो। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, अर्थात इंद्रजीत होगा, इंद्र होगा, जितेंद्रिय होगा या इंद्रपति होगा। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे जितेंद्रिय। क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय। जिस इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे जितेंद्रिय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे इंद्रजीत बोलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार कंफ्यूज भी करता है। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसको इंद्रजीत बोलेंगे, जिसने इंद्रियों को ही जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? ये कारक का क्वेश्चन है। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, ठीक है, कर्ता, कर्म,
करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसको संकेत क्या होता है, कैसे पहचानेंगे इसको रट लेते हैं या तो जो याद कर लेते हैं। ठीक है, तो कर्ता ने ऐसे, कर्ता ने कर्म को, अगर किसी वाक्य में को शब्द आ रहा है तो वहाँ जो है कर्म कारक है। कौन सा कारक है, कर्म कारक है। अगर ने आ रहा है तो वहाँ कर्ता कारक है। ठीक है, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। यह वाक्य में प्रयोग करके भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पर अलगाव लिखा हुआ है से, अगर किसी वाक्य में से आ रहा है और अलगाव हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ किस विभक्ति का बोधक होगा, संप्रदान होगा। ठीक है, कर्म होगा, अधिकरण होगा या अपादान होगा। कैसे, अब जैसे दिनेश ने रमेश को पत्थर से मारा, दिनेश ने रमेश को पत्थर से मारा, तो जो दिनेश ने मारा है, जब दिनेश मारेगा रमेश को तो पत्थर से मारेगा, तो जो पत्थर होगा वो दिनेश से दूर चला जाएगा, तो यहाँ पर अलगाव हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान होगा। जैसे काफ़ी बार उदाहरण पूछ चुका है एग्जामिनर कि राम ने तीर से रावण को मारा, तो जो तीर है उसकी राम की कमान से दूर निकल के चला गया, तो वहाँ अलगाव हो रहा है, वहाँ तीर का कमान से अलगाव हो रहा है, तो वहाँ अपादान हो जाएगा। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण को कैसे पहचानेंगे, अधिकरण का उदाहरण में या पर, अधिकरण में या पर। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, घर में व्यक्ति बैठे हैं, घर में लोग बैठे हैं, तो वहाँ अधिकरण हो जाएगा। कर्म का क्या होगा, कर्म का हो जाएगा चिन्ह को। ठीक है, और संप्रदान का भी को हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान को या के लिए। ठीक है, के लिए। संप्रदान को कैसे पहचानेंगे, संप्रदान जैसे राजा ने भिखारी को दान दिया, तो वहाँ दान हो रहा है, जैसे संप्रदान। जब किसी व्यक्ति को हम कोई वस्तु देते हैं तो वहाँ दान होता है, तो वहाँ संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, और कोई कार्य होता है, जैसे सीता ने जैसे कोई कार्य होता है, दिनेश ने खेत को जोत दिया, तो वहाँ एक कार्य होगा, किसको जोत दिया, खेत को आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर अलगाव हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया था, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है, तो अपादान का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए, तो तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग। जैसे तन या आत्मा एक ही बात होती है कि मेरा तन बहुत बेचैन है, तो यहाँ पर क्या पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, तो सर्वनाम की पहले बात कर लेते हैं। सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 6 भेद। उसी का एक प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम मध्यम, आप नोट कर लीजिए, मध्यम, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उत्तम में क्या होता है, उत्तम में जो कर्ता होता है या लेखक होता है, जैसे इसके कई सारे उदाहरण हैं। मैं बोल के सुना दे रहा हूँ, मैंने, मुझको, मेरे द्वारा, मुझसे, मुझ में, मेरे लिए, मेरा, मेरी। तो ये कहने वाला या कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, और जो मध्य पुरुष होता है, मध्यम पुरुष में क्या होता है, सुनने वाला व्यक्ति होता है, सुनने वाला। ठीक है, वहाँ मध्यम पुरुष, जैसे तू, तुम, तुमने, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तो ये मध्यम में आ जाएगा। इन दोनों को छोड़ के अन्य जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वो वहाँ पर जो निश्चय वहाँ अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंचन एक कृष्णांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि और
अशुद्ध वर्तनीय अशुद्धि और व्याकरण की अशुद्धि। तो बताइए यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है? तो यहाँ पर हो जाएगी शब्द चयन संबंधी अशुद्धि। कैसे? यहाँ पर जो कंचन एक कृषांगिनी युवती है, यहाँ पर युवती नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आएगा कंचन एक कृषांगिनी है, ठीक है, कृष्ण की अंगिनी। तो वहाँ पर जो है कृषांगिनी है वही एक आएगा, इसी में दोनों शब्द छिपे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? शब्द चयन संबंधी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा गलत है। मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी का लिखा गया पत्र, ये भी सही है। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा पत्र। गांव में पुस्तकालय खुलवाने तो जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, ये भी सही है। प्रधानाचार्य के 2 दिनों का अवकाश, ये भी ले सकते हैं हम। पर बहन के विवाह में शामिल होने के लिए पत्र नहीं लिख सकते, मतलब लिख सकते हैं पर लिखते नहीं हैं ये ज़्यादा, क्योंकि वो पत्र हम किसी विशेष अधिकारी को लिखते हैं, किसी बड़े अधिकारी को लिखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे भी अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, ये जो 2 चीज़ हैं ये हम अपने सीनियर के लिए, अपने जो टीचर है, अपने गुरु है, अपने अधिकारी के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पर हम अपने बराबर के व्यक्ति को लिख रहे हैं, तो इसमें यही जो भिन्न है, तो यहाँ पर यही हम कर देंगे। यहाँ पर हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? आ, ई, छोटी ई, छोटू ऊ और रिर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। व्यंजनों की संख्या आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन और चलते हैं। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्यावाचक हो, जहाँ संख्यावाचक शब्द होता है वहाँ कौन सा समास हो जाएगा? वहाँ द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। जहाँ समान अक्षरों या जो है उन शब्दों का विग्रह करने पर और या अथवा आता है, ये उन शब्दों के बीच में, 2 शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो वहाँ कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। अविभाव में क्या होगा? किसी शब्द में उपसर्ग लगा है, किसी शब्द में उपसर्ग लगा है, वहाँ अव्ययभाव समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना, लिखाई, छलिया में प्रत्यय कौन सा है? ठीक है, यही पहचानना है। प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के लास्ट में लगता है। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के शुरुआत में लगता है। तो यहाँ पर हम पहचानेंगे सुहावना में क्या है, तो सुहावना में है आवना, लिखाई में आई, छलिया में इया। तो यहाँ पर देखिए आवना, आई और इया कहाँ पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। सुहावना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आवना, लिखाई में हो जाएगा आई, छलिया में इया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर माँ का मात्र होता है, ठीक है, माँ का तत्सम क्या होता है? मात्र होता है। केला का कदली होता है तत्सम। मतलब तत्सम क्या होता है? तत्सम जो संस्कृत होती है और संस्कृत से निकाले गए अक्षर जिनको हम हिंदी में बोलते हैं वो तद्भव होते हैं, ठीक है। तो अमूल्य जो अक्षर है वह जो है तत्सम अक्षर है, तत्सम शब्द है, ठीक है, सॉरी तत्सम शब्द है। तो इसमें ऑप्शन में यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे? जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें हम बोलेंगे तत्सम शब्द। कौन सा बोलेंगे? तत्सम। जो शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं। जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं उन्हें तद्भव शब्द बोलते हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? किलकिल जैसे नॉर्मली हम जो हमारी लोकल भाषा होती है उसी से लिया गया एक शब्द है किलकिल, ठीक है। तो ये देशज हो गया, ठीक है, देशज। तो इसे हम क्या बोलेंगे? देशज। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार इसको पूछ चुका है, 2018 कांस्टेबल में भी पूछा गया था। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो अलमारी पुर्तगाली भाषा का
शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और पुर्तगाली भाषा के कई सारे उदाहरण हैं, आप नोट कर लीजिए। जैसे अनन्नास है, आल्पिन है, स्त्री कमीज, कर्नल काजू। कर्नल काजू कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कर्नल काजू कॉफ़ी, अनन्नास, आल्पिन, ये पुर्तगाली भाषा के अक्षर हैं। फारसी भाषा के आतिशबाजी, आफत, आराम, आवारा और उस्ताद। ठीक है, कौन कौन से? आतिशबाजी, आफत, आराम, आवारा। ठीक है, तो ये फारसी भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा के 2-4 देख लीजिए। अरबी भाषा में क्या है? अरबी भाषा में अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, असर। अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, असर। अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह। औरत, किताब, कुर्सी, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों को सिर्फ भावार्थ बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वाक्य अंग नहीं होते। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को सिर्फ भावार्थ बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वाक्य अंग नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलता है? वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं निपात। जैसे भी, ठीक है, क्या? जैसे भी है, तो है, तक है, केवल ही, मात्र। जैसे हम बोलेंगे यह काम कर दो, यह काम कर दो, तो यहाँ पर क्या है? ये सामान्य सा वाक्य है, ठीक है, पर इसमें हम लिख देंगे यह काम भी कर दो, यह काम भी कर दो। पर इससे क्या होगा? इससे थोड़ा जो भावार्थ में जो है थोड़ा बल लग गया, मतलब इस काम भी, मतलब करना ही करना, इस काम को भी कर दो, तो इसी को ही हम निपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निपात। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दिए गए विकल्प में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर मूल्यवान में देखिए, जो माँ पे बड़ों की मात्रा लगनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। क्लिष्ट, ये भी गलत, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा नहीं होती है। ब्रह्म, ये भी गलत। पृथक यही सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी। ठीक है, 20 में देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो यहाँ पर आप इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। जैसे आपने कक्षाएं ले ली, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी बहुवचन हो जाएगा। आंसू आ गए, मेरे आंसू आ गए, आप उसके प्राण निकल गए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, तो ये हमेशा एक के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। किस किस के, कैसे कैसे? अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। ये काफ़ी बार पूछ चुका है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? वाक्य के भेद 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 भेद होते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। और वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। और वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों, एक साधारण, दूसरा आश्रित वाक्य, उपवाक्य, एक उद्देश्य, एक विधेय हो। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। ठीक है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है?
तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग कहलाता है महाप्राण। क्या कहलाता है? महाप्राण। जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा। तो यहाँ पर ये 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, ठीक है, 5 वर्ण होते हैं और 5 वर्ग होते हैं। ऐसे नीचे का, खा, गा, चा, छा, जा, चा, छा, जा, नीचे तक 5 आते हैं और साइड में भी जो है 5 होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे? मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था, का, खा, गा, घा और अड़ा, ये मैंने लिख के दिखाया था आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये अल्पप्राण। पहले हम शुरुआत अल्पप्राण से करेंगे। तो यहाँ पर इसको अगर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है वो अल्पप्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्पप्राण होता है। दूसरा और चौथा ये महाप्राण होता है। कौन सा होता है? महाप्राण। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से संवल, संवल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो उच्चारण की दृष्टि से संवल संप्रक्त ध्वनि का वर्गीकरण है। तो उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का वर्गीकरण संपर्क ध्वनि है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विपद जाल, विपद जाल में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर जब इसका हम विच्छेद कर रहे हैं तो आदता आ रहा है, नीचे आदता आ रहा है, तो जहाँ आदता हो तो वहाँ कौन सा हो जाएगा? वहाँ व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। जहाँ विसर्ग आ रहा हो तो वहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ व्यंजन आ रहा है, मतलब आदता आ रहा है, आधा अक्षर आ रहा है तोड़ने पर, तो वहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। स्वर संधि कितने वेद होते हैं? स्वर संधि के 5 वेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, ऋण, अयादि, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। दुरात्मा, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुर है, देखो दुस तो होएगा ही नहीं, दूरा भी नहीं होगा, दुर या दुर, मतलब कौन सा होगा? ए और सी में कौन सा हो जाएगा? तो ए और सी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य के परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर परमाणुवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? परमाण क्या होता है? परमाण जिसको नापा जा सकता हो, जिसे तोला जा सकता हो, ठीक है, उसे हम परमाणुवाचक बोलते हैं। अब परमाणुवाचक में क्या क्या आता है? जिसे गिना जा सकता हो उसे ही परमाणुवाचक बोलते हैं। तो यहाँ पर आप वाक्य को पढ़िएगा। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं, यह लड़की सुंदर है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। मैदान हरा भरा है, इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है। तुम अच्छे खिलाड़ी हो, इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है। मतलब ना तो इन्हें गिना जा सकता है, ना तो तोला जा सकता है, ना मापा जा सकता है, ठीक है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, ठीक है, तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, जो बारिश का पानी है उसे मापा भी उसे जो है तोला भी जा सकता है, ठीक है, लीटर में। और जो ओले हैं उनका वजन भी तोला जा सकता है, ठीक है। तो ये परमाणुवाचक हो जाएगा। जैसे पानी है, ओले का पानी बनता है तो पानी भी परमाणुवाचक में आता है, क्योंकि उसे जो है जो द्रव होता है, द्रव को हम तोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को ही हम परमाणुवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? जैसे ये है, किसी वाक्य में यह, वह, ये, वे आ रहा हो तो वहाँ कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और निजवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम जो, सो, जैसे तैसे, ठीक है, ऐसे वैसे, ये आएगा। जैसे किसी शब्द में जैसे कोई शब्द जैसी करनी, जैसी करनी, वैसी भरनी, जैसी करनी, वैसी भरनी, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा, वैसी भरनी। तो यहाँ पर निजवाचक हो जाएगा। संबंधवाचक क्या होता है? संबंधवाचक आगे के आते हैं। निश्चयवाचक क्या है? जैसे यह, जैसे दिनेश ने जैसे यह किताब दिनेश की है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा, यह किताब दिनेश की है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? तो नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? बताइए। तो नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया कुमुदनी किसके हैं? कुमुदनी, कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। और कौमुदी का पर्यायवाची होता है, कौमुदी, इसमें क्या है, कौमुदी का पर्यायवाची होता है चांदनी। क्या होता है? चांदनी। और चंद्रिका क्या होता है? चंद्रिका, चांदनी और चंद्रिका। ठीक है, ये कौमुदी के पर्यायवाची हो गए। कौमुदी के पर्यायवाची चांदनी और चंद्रिका। और नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया ये कुमुदनी के होते हैं। किसके? कुमुदनी के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज हो जाता है कि कौमुदी होगा कि कुमुदनी होगा। ठीक है, मैंने कन्फ्यूजन दूर कर दिया आपका। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा कदा का सही अर्थ क्या होगा? तो यदा कदा का सही अर्थ होगा जब और कब। क्या होगा? जब और कब, ऑप्शन नंबर सी। तो आपके 100 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर बताना। वीडियो देखने धन्यवाद, जय हिंद।